हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम आप लोगों की तैयारी को थोड़ा और गति प्रदान करने के लिए आए हैं, जिसके तहत आज हम आप लोगों के लिए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का पार्ट 8 लाए हैं। यदि आप लोग प्रीवियस पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं। टोटल पार्ट 7 तक हमने क्वेश्चन नंबर 350 तक डिस्कशन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 351 से डिस्कशन करेंगे। और ये 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, ये सारे प्रश्न रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित जीव विज्ञान के इस बुक से लिए गए हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के बटन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए इसी के साथ हम आज की इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का प्रथम क्वेश्चन है, एटीपी संश्लेषण की क्रिया है। बताइए एटीपी संश्लेषण की क्रिया कौन सी है। तो देखिए, एटीपी संश्लेषण की क्रिया जो है वो एक प्रकार के ऊर्जा शोषी क्रिया होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधे को 2 धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है। वे तत्व हैं, बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग देने का प्रयास करें। तो देखिए, पौधों को क्लोरोफिल के निर्माण के लिए 2 धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है। वो तत्व हैं मैग्नीशियम एवं कैल्शियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। ठीक है। अब देखिए, इस प्रश्न से एक और क्वेश्चन बन रहा है। आप लोग देखे होंगे विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको एनपीके निर्दिष्ट करती है। बताइए, इनमें से किसको जो है एनपीके निर्दिष्ट करती है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी है। अर्थात एनपीके का फुल फॉर्म क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। यदि आप लोग उर्वरक यूज करते होंगे तो उर्वरक के पैकेट पे आप लोग लिखे हुए देखे होंगे एनपीके। ये एनपीके का अर्थ होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अर्थात उस उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा उपलब्ध है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये रहा अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन होता है। अर्थात ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है, वो किसी वस्तु को कितना आवर्धित करके दिखा सकता है। यदि मान लीजिए कोई सूक्ष्म जीव है या कोई छोटी छोटी वस्तु है या कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका आकार मान लीजिए 1 है, तो उसको कितना आवर्धित करके अर्थात उसको कितना बड़ा करके दिखाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसको 2 लाख गुना बड़ा करके दिखाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, ये 2 लाख है, 2 लाख गुना है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो किसी सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म को 2 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, ये रहा अगला प्रश्न, एक अंगस्ट्रंग बराबर होता है। बताइए, एक अंगस्ट्रंग का मान कितना होता है। देखिए, एक अंगस्ट्रंग का मान कितना होता है? तो एक अंगस्ट्रंग का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। अर्थात 10⁻⁻10 मीटर होता है एक अंगस्ट्रंग का मान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है,
लाल फूलों का संकरण सफ़ेद रंग के फूलों के साथ करवाने से गुलाबी रंग के फूल F1 पीढ़ी से प्राप्त होता है, यह दर्शाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रंग के पुष्प को सफ़ेद फूल से क्रॉस कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, गुलाबी फूल प्राप्त होता है। तो बताइए इसमें देखिए कह रहा है कि जब लाल पुष्प को सफ़ेद पुष्प से संकरण कराया जाता है तो गुलाबी पुष्प प्राप्त होता है। तो इससे आप क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन में न लाल प्राप्त हुआ न सफ़ेद प्राप्त हुआ, अर्थात लाल और सफ़ेद दोनों में से कोई प्रभाव नहीं डाला, अर्थात दोनों को प्रभावहीन है और एक अलग ही कलर प्राप्त हुआ। और वो कौन सा कलर प्राप्त हुआ, गुलाबी प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लाल और सफ़ेद दोनों का कोई प्रभाव नहीं है फर्स्ट जनरेशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का अपूर्ण प्रभाव है, ठीक है, दोनों का पूरा प्रभाव नहीं है, अर्थात अपूर्ण प्रभाव है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। अब ये अपूर्ण प्रभाविता का नियम जो है इसका कौन प्रतिपादित किए थे, तो इस नियम का प्रतिपादन मेडल के द्वारा किया गया था। तो उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न को सही तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। और ये रहा अगला प्रश्न, कैंसर निम्नलिखित में से एक के कारण होता है। अर्थात ये क्वेश्चंस कह रहा है कैंसर का कारण क्या है, अर्थात कैंसर किस कारण से होता है। तो कैंसर जो है कोशिका के विभाजन के कारण होता है। अब कोशिका का विभाजन जो है अगर नियंत्रित तरीके से हुआ तो ठीक है, अगर नियंत्रित तरीके से हुआ तो हमारे शरीर के लिए बॉडी के निर्माण के लिए लाभदायक होता है। अर्थात हमारे शरीर में एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, अर्थात कई प्रकार के हजारों लाखों कोशिका के ही हमारे शरीर बने होते हैं। और जितना हमारे शरीर में कोशिका होंगे उतना हमारा बॉडी ग्रोथ करेंगे, उतना बड़ा डेवलप होंगे। तो कब होगा, जब हमारे एक शरीर में कोशिका का विभाजन नियंत्रित तरीके से होंगे तब। जब वही कोशिका का विभाजन अनियंत्रित तरीके से होने लगता है जिस कारण कोशिकाओं का जो है एक जगह जमा हो जाता है, जिससे गांठ का निर्माण हो जाता है। और ये जो गांठ होता है इसी को कैंसर कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैंसर किसको कहते हैं। तो कोशिकाओं के अनियंत्रित, ठीक है, कोशिकाओं के अनियंत्रित एवं तीव्र अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके कारण एक गांठ का निर्माण हो जाता है हमारे शरीर में, उसे ही कैंसर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनियंत्रित एवं तीव्र अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, उपापचय की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस अवस्था की कोशिका ज़्यादा सक्रिय होती है। बताइए उपापचय की दृष्टि से किस अवस्था में, कोशिका विभाजन के किस अवस्था में कोशिका सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है, सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, किस दृष्टि से, तो मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से। तो देखिए मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से कोशिका का विभाजन तो अनेक फेज में होता है, अनेक अवस्था में होता है, जबकि कोशिका सबसे ज़्यादा सक्रिय, सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है प्रोफेज वाले अवस्था में होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्रोफेज। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। तो ये क्वेश्चंस कह रहा है कि कोशिका में पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कोशिका में। तो देखिए कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने पदार्थ हैं प्रोटीन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया। बताइए सेल थ्योरी अर्थात कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। तो देखिए कोशिका सिद्धांत अर्थात सेल थ्योरी का प्रतिपादन जो है स्लेडन एवं स्वान के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न, जीन में होते हैं।
बताइए। अर्थात ये क्वेश्चन कह रहा है कि जीन किस छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलके बने होते हैं, वही ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए, जीन जो हैं जो छोटे छोटे यूनिट के मिलके बने होते हैं, उस यूनिट को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, उस यूनिट को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। लेकिन एक ही यूनिट से तो नहीं बने होते हैं, कई यूनिट के मिलने से एक जीन का निर्माण होता है। तो कई यूनिट में तो क्या हो गया? पॉली में तो क्या होता है? कई, अधिक होता है, यानी एक से अधिक होता है, उसको पॉली कहा जाता है। तो जीन किसका बने होते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। अर्थात जिस यूनिट के बने होते हैं वो एक न होके कई होते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पॉली न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, बताइए। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब हरगोविंद खुराना जी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, किस कार्य के लिए दिया गया था, बताइए। तो देखिए, हरगोविंद खुराना साहब को नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। और क्यों दिया गया था? क्योंकि उन्होंने आनुवांशिक कोड की खोज किए थे। ठीक है, हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिक कोड के खोज किए थे, जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन ए हो जाएगा, आनुवांशिक कोड के खोज में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो उम्मीद है हम आप लोगों को जो प्रश्न समझा रहे हैं वो आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे, और आप लोग समझ पाते होंगे कि इस तरह का डिस्कशन से आप लोगों की तैयारी में किस तरह हेल्पफुल हो रहा है। और ये वीडियो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए निश्चित रूप से यूजफुल होंगे। बस आप लोग एक काम कीजिए कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंटिन्यूटी के साथ देखें। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख हैं। अर्थात देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, कोशिका तो दो प्रकार के होते हैं, पादप में अलग कोशिका होते हैं, जंतु में अलग कोशिका होते हैं। अर्थात जो पौधे में पाया जाता है कोशिका, उसको पादप कोशिका कहा जाता है, और जो जंतु में, जानवर में, ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? जंतु कोशिका कहा जाता है। तब ये दोनों दो प्रकार की कोशिका हो गया। अब इन्हीं दोनों कोशिका में ऐसी कौन सी भिन्नता है जिसके कारण दोनों एक दूसरे से अलग हैं? तो देखिए, पादप कोशिका जो होते हैं उसका कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, बाहरी आवरण जो होता है कोशिका के बाहरी आवरण, उसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। और पादप कोशिका की बाहरी आवरण अर्थात कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज के बने होते हैं, जबकि जंतु कोशिका के कोशिका भित्ति प्रोटीन के बने होते हैं। और यही दोनों कोशिका में प्रमुख लक्षण है जिस कारण दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाए तो बताइए। अब राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम जो है हमारे एक प्रकार के सेल ऑर्गेन है, अर्थात कोशिका का एक प्रकार का अंग है। ठीक है, और ये राइबोसोम जो है हमारे कोशिका के एक्टिविटी को नियंत्रित करता है। और किस प्रकार से नियंत्रित करता है? तो देखिए, ये राइबोसोम जो है हमारी कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करता है। और ये राइबोसोम अगर अनुपस्थित हो जाए, अर्थात इसको नष्ट कर दिया जाए हमारी कोशिका से राइबोसोम को, तो कौन सा काम नष्ट होगा? तो राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगर राइबोसोम नष्ट हो जाएगा तो प्रोटीन का संश्लेषण होना भी नष्ट हो जाएगा, अर्थात प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। न्यूक्लिक अम्ल किस में होते हैं? बताइए। अब ये न्यूक्लिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है? तो ये न्यूक्लिक अम्ल जो है हमारे कोशिका में पाया जाता है, जबकि ये कोशिका में कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है देखिए, ये एक प्रकार के कोशिका है मान लीजिए, और ये एक केंद्रक है। ठीक है, ये कोशिका का ये केंद्रक है, ये टोटल एक सेल है। अब ये न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है,
प्लस में एक केंद्रक के बाहर भी पाया जाता है, और केंद्रक के बाहर का इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लिक अम्ल जो है ये केंद्रक के अंदर भी पाया गया और ये कोशिका द्रव में भी पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सॉरी, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं और देखिए ये रहा अगला प्रश्न। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है, बताइए श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो देखिए ये श्वसन केंद्र जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित होता है। हमारे मस्तिष्क का एक भाग है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसके अंदर श्वसन केंद्र स्थित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा मेडुला, और इसका फुल नेम क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं और देखिए ये रहा अगला प्रश्न। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे, तो देखिए हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्यों होते हैं। तो देखिए आप लोग अपने बुजुर्ग लोग से अक्सर सुने होंगे कि रात के समय पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि हानिकारक होते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, तो देखिए ये रात के समय जो है हरे पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड की गैस छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अतः रात के समय पेड़ पौधे के नीचे सोना हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अब बात रही कि हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं तो क्यों होते हैं। तो देखिए ये हरे पौधे जो होते हैं वो दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अब ऑक्सीजन हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि हम ऑक्सीजन के द्वारा ही हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासित करते हैं, और सारे मनुष्य इस जीव पे जितने भी जीव हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही निष्कासित करते हैं। इस तरह से अगर पौधे नहीं होते तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग पूरा नहीं हो पाता, और इस तरह से हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे आसपास में क्या होता है, गर्मी हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण हमारे ओजोन परत जो है पिघलने लगेंगे, और ओजोन परत जब हम पिघलने लगेंगे तो सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणें जो होते हैं मानव स्किन्स के लिए हानिकारक होते हैं, और ये जो है वो हमारे ओजोन परत ही उसको रोकते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें को। तो कुल मिला के क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मात्रा बढ़ने से, और इन सारे को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, हरे पौधे के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि हरे पौधे जो होता है ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो उसका उपयोग कर लेता है, जिससे हमारा वातावरण सुरक्षित रहता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडन हो जाता है, बताइए श्वसन की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट किस दो पार्टिकल में विखंडित हो जाते हैं अर्थात टूट जाते हैं। देखिए तो जब श्वसन की क्रिया होता है तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलयों को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है वह है, बताइए पौधे का वह कौन सा भाग है जो पौधे के जड़ से जो विभिन्न विलय होते हैं और जल होते हैं वो पौधे के विभिन्न भागों में ले जाता है, वो कौन सा भाग है पौधे का, तो वो है जाइलम। ठीक है, क्या है वो, जाइलम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन है, बताइए श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है, यही पूछ रहा है। तो श्वसन एक प्रकार की कैटाबॉलिक प्रक्रिया अर्थात अपचयन प्रकार की प्रक्रिया है श्वसन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, बताइए पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। तो देखिए पौधों में गैसों का विनिमय
क्यूटिकल के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है, बताइए। परागण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। तो देखिए, परागण की प्रक्रिया तो हवा के माध्यम से होता ही है, पानी के माध्यम से ही होता है और कीट के माध्यम से होता है, जबकि परागण की प्रक्रिया आग के द्वारा नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी कह रहा है कि परागण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है, तो आवश्यक नहीं है आग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, ये रहा अगला प्रश्न, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, बताइए। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये जो है ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित हैं, बताइए। तो देखिए, ये जो हैं ये भी हैदराबाद में ही स्थित हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, बताइए। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स अर्थात गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। अगर नंबर्स में पूछा जाए तो गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा, 46 होगा। अगर पेयर्स में पूछा जाए तो गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा, 23 पेयर होंगे, ठीक है। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितना है, यहाँ तो नंबर में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 46। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य है, बताइए। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए, आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता प्रदान करना, ठीक है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता प्रदान करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और जस्ट हम प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कहे थे कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम के नज़दीक होता है। अब वहाँ पर जो है राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है और उसमें ये जो है कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम कौन करता है, आरएनए ही करता है, जिसके कारण प्रोटीन का वहाँ पे संश्लेषण हो पाता है। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं और ये देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए का मूल मात्रक क्या है, बताइए। डीएनए का मूल मात्रक क्या है। तो डीएनए का मूल मात्रक अर्थात इस क्वेश्चन का भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड आंसर हुआ था। अब जो है ये क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का एक छोटी यूनिट होता है जिसके मिलकर डीएनए बने होते हैं, वो क्या है। तो हमने बताए थे कि उसमें न्यूक्लियोटाइड्स के डीएनए बने होते हैं। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है, बताइए। वो कौन सी जांच है जो एक बच्चे के पिता का निर्धारण कर देगा। तो वो जांच कौन सा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्रे मैटर में होता है, बताइए। ग्रे मैटर में होता है। अब ग्रे मैटर किसको कहते हैं। तो देखिए, ग्रे मैटर उसे कहा जाता है जब काफ़ी संख्या में, ठीक है, जब काफ़ी संख्या में क्या होता है, तंत्रिका तंतु होता है, ठीक है। काफ़ी संख्या में तंत्रिका तंतु होता है, उसको ही ग्रे मैटर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, अर्थात सबसे छोटा कोशिका कौन है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे छोटा कोशिका है ब्रह्मांड की माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे छोटा कोशिका कौन है, माइक्रोप्लाज्मा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा।
अब पूछेगा, अगर क्वेश्चन मान लीजिएगा मान होता कि सबसे बड़ा कोशिका कौन है, तो सबसे बड़ा कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ा कोशिका होता है। अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि सबसे लंबा कोशिका कौन सा है, तो देखिए सबसे लंबा कोशिका होता है तंत्रिका की कोशिका। ठीक है, सबसे लंबा कोशिका होता है तंत्रिका की कोशिका। तो आप लोग इन बातों को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, बताइए सूक्ष्मतम जीवित कोशिका। बस प्रीवियस क्वेश्चन है ये भी। प्रीवियस क्वेश्चन में बस क्वेश्चन का लैंग्वेज दूसरा था और यहाँ पे इस क्वेश्चन का लैंग्वेज दूसरा है, लेकिन आंसर दोनों का सेम ही है। तो क्या आंसर होगा इसका? माइक्रोप्लाज्मा होगा। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जीन का आकार होता है, बताइए जीन का आकार कैसा होता है, किस प्रकार का जीन होता है? तो देखिए जीन का आकार होता है सर्पाकार। तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागन के प्रकार वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पौधे का एक पुष्प है, ठीक है, और उसी पुष्प के अंदर देखे होंगे कि इस तरह के स्टिग्मा होते हैं, वर्तिकाग्र होते हैं। इसी पुष्प के यहाँ पे स्टिग्मा है, यहाँ पे वर्तिकाग्र है। ये मान लीजिए स्टिग्मा है, ये वर्तिकाग्र है। इसका परागकण यहाँ पे आ गया, यानी इसी स्टिग्मा का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे आ गया, यानी कि एक ही पुष्प में जो है पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, तो एक ही पुष्प में अगर पॉलिनेशन हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? ऑटोगैमी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, HIV में किस तरह का RNA या DNA पाया जाता है, बताइए। HIV यानी कि एड्स जिस विषाणु के कारण होता है उसको विषाणु क्या नाम होता है? HIV होता है। और इस HIV जो वायरस जो होता है, जो वायरस में क्या होता है? वायरस में कुछ नहीं होता है, उसमें या तो आनुवांशिक पदार्थ होता है या प्रोटीन होता है। ठीक है, अब आनुवांशिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, या तो DNA होते हैं या फिर RNA ही होते हैं। अब जंतु वायरस होते हैं उसमें DNA पाए जाते हैं, जबकि पादप वायरस होते हैं उसमें RNA पाए जाते हैं। अब DNA और RNA जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। DNA में भी जो होते हैं एक सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं DNA, एक होता है डबल स्टैंडर्ड DNA। उसी प्रकार RNA भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA और एक होता है डबल स्टैंडर्ड RNA। तो ये जो HIV वायरस है, इस HIV वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। ठीक है, ये HIV वायरस जो है इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रश्न को समझ पाए होंगे सही प्रकार से। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन को आप लोग तो जान ही पाए होंगे। अब वहाँ पे कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का जहाँ पे ऑक्सीकरण होता है उसको पावर ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा पाए होंगे कौन सा अंग होगा। तो पावर ऑफ सेल किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, एक मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु ATP बनते हैं? जब एक मोल ग्लूकोज का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो कितने ATP के अणु प्राप्त होते हैं, बताइए। तो एक मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से 36 ATP अणु का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से क्या एक लिया जा सकता है? देखिए कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लिया जा सकता है? तो कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज लिया जा सकता है, जिससे तुरंत ऊर्जा का उत्पादन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ग्लूकोज के विषय में आप लोग जानते होंगे कि आप लोग दुकान से लेके पीते होंगे ग्लूकोज ही क्यों पिया जाता है? जब आप देखते होंगे कि गर्मी के मौसम में आपसे बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आपका एनर्जी लेस हो जाता है। उस स्थिति में एनर्जी को बनाए रखने के लिए आप लोग ग्लूकोज लेते हैं, अर्थात ग्लूकोज को घोर के पीते हैं। जब आप लोग ग्लूकोज को घोर के पी लेते हैं तो आप लोगों के शरीर में एक्टिविटी आ जाता है, अर्थात आप लोग फुर्तीले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं?
क्योंकि ये ग्लूकोज जो होता है इंस्टेंटली ऊर्जा का निर्माण करता है और हमारे शरीर को एक्टिव कर देता है। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन, कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है, बताइए कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है। तो देखिए कोशिका में जितने भी गतिविधियाँ होती है, ठीक है, कोशिका में जितने भी गतिविधियाँ होती है वो न्यूक्लियस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आप लोग डेली लाइफ में भी देखे होंगे कि कोई स्टेट हुआ, कोई देश हुआ या कोई कंट्री हुआ, तो उसका किसी देश का पूरे क्रियाविधि, ठीक है, या पूरी गतिविधियों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो उसका कैपिटल होता है। तो मान लीजिए ये कोई देश है और इसका कैपिटल ये होता है, तो सेंटर में कैपिटल है और यहीं के थ्रू से जो है पूरी गतिविधियां को नियंत्रित किया जाता है। उसी प्रकार इसको मान लीजिए कि ये कोशिका है और इसका बीच में ये न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस के द्वारा पूरी कोशिका की गतिविधि को नियंत्रित किया जाता है। तो आप लोग इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए ये रहा अगला प्रश्न, आलू किस कुल का है, बताइए आलू किस कुल का है। तो देखिए आलू जो है ग्रैमनी कुल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, हम सकल जुड़वा बच्चा का जन्म होता है जब, हम सकल जुड़वा बच्चा होता है वो कैसा होता है, कब होता है, बताइए। तो आप लोग देखे होंगे कि अक्सर अपने वातावरण में, अपने परिवेश में, कि जब भी हम सकल बच्चा होता है तो एक सेम ही लिंग के होते हैं। अर्थात ऐसा नहीं देखे होंगे कि एक जुड़वा बच्चा पैदा हो तो उसमें एक लड़का है और एक लड़की है, ऐसा आप कहीं नहीं देखे होंगे। आप जहाँ भी देखे होंगे जुड़वा बच्चा तो दोनों के दोनों लड़का देखे होंगे या फिर दोनों के दोनों लड़की देखे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रायः दोनों जुड़वा बच्चे होते हैं वो एक ही लिंग के होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रायः एक ही लिंग के जुड़वा बच्चे होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। और ये रहा अगला प्रश्न, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस का डिस्कशन भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। वहाँ पे भी था वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका में अंतर क्या है, और वही ये भी क्वेश्चन कह रहा है क्योंकि वनस्पति कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है और प्राणी कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है, दोनों का निर्माण अलग अलग पदार्थों के बने होते हैं, या दोनों के निर्माण अलग अलग पदार्थों से होते हैं। अर्थात वनस्पति की कोशिका भित्ति जो होता है वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि प्राणी कोशिका की कोशिका भित्ति प्रोटीन की बनी होती है। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि दोनों में अंतर क्यों होता है, कोशिका भित्ति के कारण ही होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एमिनो अम्ल मिलते हैं, बताइए एमिनो अम्ल मिलते हैं। तो एमिनो अम्ल मिलते हैं किस में मिलते हैं, तो प्रोटीन में मिलते हैं। किस में मिलते हैं एमिनो अम्ल, प्रोटीन में मिलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब प्रोटीन में एमिनो अम्ल मिलते क्या हैं, एमिनो अम्ल के मिलने से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। अर्थात प्रोटीन का एक छोटा यूनिट जो है वो एमिनो अम्ल ही हैं। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब ये देखिए अगला प्रश्न है, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन है वो बनता है, बताइए। अधिकांशतः जो पेनिसिलिन एक दवा है, एंजाइम है, ठीक है, इसको बनाया जाता है और किस जीव से बनाया जाता है, बताइए। तो ये पेनिसिलिन जो है कवक के सहायता से बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे दोनों सूक्ष्म जीव हैं, बताइए। लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, वो दो जीव कौन से हैं, बताइए। तो लाइकेन जो हैं वो शैवाल और फंजाई के मिलने से बने होते हैं। इन यानी कि शैवाल और कवक दोनों के सहजीवन दोनों एक ही साथ रहते हैं, जिसे लाइकेन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधे के सहजीवी सहचर्या से बनता है। ये किन दो वर्गों के पौधे होते हैं, बताइए। तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कर ही लिए हैं। तो उसका क्या उत्तर था, जो उसका उत्तर है वही इसका भी उत्तर होगा।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रीवियस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या था? शैवाल और कवक। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? शैवाल और कवक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 400। देखिए ये क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? देखिए सूक्ष्म जीव से ही उस तत्व का निर्माण होता है और सूक्ष्म जीव को ही वो नष्ट करता है। वो कौन सा है बताइए? तो वो क्या है? प्रतिजैविक है, एंटीबॉडी हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, जिसको प्रतिजैविक कहा जाता है। और ये एंटीबायोटिक जो है जीवाणु के ही सहायता से बनता है और ये जीवाणु को ही नष्ट करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। तो आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 400 तक डिस्कशन किए हैं, और आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगला वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 401 से डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।